ज़ीक ड्रेकर से मिलिए। वह ड्रेकर हाउसहोल्ड में पैदा हुआ था, एक ऐसा परिवार जो लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर्स का है। लेकिन इससे पहले कि ज़ीक अपने फैमिली टाइटल को शो ऑफ करता, उसके परिवार ने उसे अनफिट समझा। उन्हें एक सोर्ड्समैन चाहिए था, लेकिन ज़ीक एक कर्स्ड हीलर निकला, ऐसा लड़का जिसकी कोई परवाह नहीं करता था। पावर की तलाश में ज़ीक कॉन्टिनेंट्स में घूमता रहा और आखिरकार एक एंशियंट रेलिक तक पहुंचा, एक ऐसा खजाना जो खुद एम्परर की भी चाहत था। लेकिन आखिर में एम्परर के भेजे हुए सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। उसकी इंजरीज इतनी सीरियस थीं कि उसकी हीलिंग मैजिक भी काम नहीं आई। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस एंशियंट रेलिक ने एक अपग्रेड सिस्टम ट्रिगर किया जो उसे एक छोटी उम्र में वापस ले गया। इस नए एंशियंट पावर के साथ उसका असली सफ़र ड्रेकर हाउसहोल्ड के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन द क्रेडल में शुरू हुआ। ज़ीक की कहानी में घुसने से पहले उसके परिवार का बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। ड्रेकर फैमिली 3 ग्रेट ट्रांसेंडेंट हाउसहोल्ड्स में से एक है। यह शोहरत उनके एंसेस्टर तेरान ड्रेकर की वजह से है। वह हीरो जिसने हजारों साल पहले ईविल ड्रैगन बहामुट को हराकर दुनिया को बचाया था। तेरान की जीत ने ड्रेकर हाउसहोल्ड की शोहरत की बुनियाद रखी। शायद अपने लिनिएज की वजह से ड्रेकर ब्लडलाइन के हर डिसेंडेंट को ऑरा का ब्लेसिंग मिला है, जिससे वे आसानी से हाई लेवल ऑरा अनलॉक कर सकते हैं और नाइट्स की तरह पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन ज़ीक के आने तक सब ठीक था। अपने एंसेस्टर्स से अलग वह ऑरा यूज़ करने की एबिलिटी के बिना पैदा हुआ, एक ऐसी कमी जिसने उसे अपने ही परिवार में यूजलेस बना दिया। रेग्रेस होने के बाद ज़ीक अपने बेड पर आराम कर रहा है, बिल्कुल केयरफ्री। तभी सिस्टम विंडो उसे चौंका देती है। वह तुरंत हाई अलर्ट पर चला जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। लेकिन रूम को स्कैन करने के बाद जब कोई नहीं मिलता तो वह सोचता है कि शायद उसने बस इमेजिन किया है। लेकिन फिर और कुछ सिस्टम विंडोज़ खुलती है। इन सिस्टम विंडोज़ में से एक विंडो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल देती है। यह अनाउंस करती है कि ज़ीक की सोल ने एल्डर ड्रैगन की विल रिसीव की है और वह पूरी तरह से उसकी सोल का हिस्सा बन गई है। जल्द ही ज़ीक को सिस्टम के एक हिस्से पर अथॉरिटी भी मिल जाती है। एक्टिवेशन कंप्लीट होते ही उसकी आईसाइट सिस्टम विंडोज़ से भर जाती है। पहली विंडो उसके ओवरऑल स्टैट्स दिखाती है, उसकी क्लास, स्किल्स और एक यूनिक स्किल कैटेगरी जिसे ड्रैकोनियन स्किल कहते हैं। यह स्किल सिर्फ तब अनलॉक होगी जब वह 10 पॉइंट्स जमा करेगा, लेकिन अभी उसके कारमा पॉइंट्स 0 हैं। क्यूरियस होकर वह सिस्टम के साथ खेलना शुरू करता है और जल्द ही उसे यूज़ करने का तरीका समझ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस विंडो में दिखाए गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका क्लास स्किल है। उसकी क्यूरियोसिटी की वजह यह है कि क्लास स्किल्स यह शब्द ड्रैकोनिक लैंग्वेज का है जो इस ज़माने में यूज़ नहीं होता। उसने अपने मास्टर से इसके बारे में सुना था। उसके मास्टर के मुताबिक एंशियंट वर्ल्ड के लोग अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से क्लासिफाई होते थे। हर क्लास के पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होते थे जो स्किल्स कहलाते थे। ज़ीक की क्लास हीलर है, इसलिए उसकी स्किल हीलिंग है। ज़ीक के अवेकन होने के बाद उसका मास्टर, जो एक महिला थी, उसे इतनी कठोर ट्रेनिंग देती है कि वह मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसकी ट्रेनिंग मेथड्स हटकर थीं और उसे अभी भी वह अनबेरेबल पेन याद है जो उसने उस पर डाला था ताकि वह उसे हील कर सके। किसी भी हाल में ज़ीक डिसाइड करता है कि वह वेरीफाई करे कि क्या वह सच में एक हीलर है जैसे सिस्टम बता रहा है। जब वह अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है तो उसे एहसास होता है कि वह सच में एक हीलर है। वह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वह 20s में हीलर बना था, तब उसकी ईथर हॉल अनलॉक हुई थी क्योंकि वह अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकता बिना ईथर हॉल के। इसका मतलब है कि उसकी ईथर हॉल पहले ही अनलॉक हो चुकी है और यह एक अच्छी खबर है। न सिर्फ वह अपनी सारी मेमोरीज के साथ पास्ट में वापस आया है, बल्कि उसके स्किल्स भी साथ आए हैं और यह उसे और भी एडवांटेजस पोजीशन में डाल देता है। वह डिसाइड करता है कि वह सिस्टम को और एक्सप्लोर करेगा ताकि वह जान सके कि और क्या सरप्राइजेस हैं। किसी ने उसका नाम पुकारा और दरवाज़ा खटखटाया। तुरंत वह सिस्टम विंडोज़ को साइड में पुश करने की कोशिश करता है ताकि कोई ना देख सके, लेकिन इम्पेशेंट विजिटर बिना रिस्पॉन्स का इंतज़ार किए ही रूम में घुस जाता है। जो लड़का अंदर आया है वह ज़ीक का एक्सक्लूसिव सर्वेंट डेकर है। जाहिर है वह यह चेक करने आया है कि क्या उसका यंग मास्टर आने वाले इवेंट के लिए तैयार है। बिल्कुल, ज़ीक को कोई आइडिया नहीं है कि उसे किस चीज़ के लिए तैयार होना है। यंग मास्टर का इस स्पेशल दिन को भूल जाना इस बटलर को और भी गुस्सा दिला रहा है। दूसरी तरफ ज़ीक को याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी वह हमेशा डेकर से डरता था। चाहे उसका दिमाग 32 साल के इंसान का है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस इस बॉडी में भरी हुई डर को नहीं हटा सकता। तभी एक क्लास स्किल एक्टिवेट होती है, कंपोज्ड माइंड। तुरंत ज़ीक का कांपना और उसके चेहरे का डर बिल्कुल गायब हो जाता है। कंपोज्ड माइंड एक ऐसी स्किल है जो यूज़र के मेंटल स्टेट को हर हाल में काम और कंपोज्ड रखती है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ज़ीक को यह काफ़ी आसान लगता है क्योंकि यह खुद ही एक्टिवेट हो सकती है। इसी बीच बटलर अपने आप को रिपीट कर रहा है,
अपने यंग मास्टर को आने वाले इवेंट की इम्पोर्टेंस याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीक तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। बटलर के बहुत इंसिस्ट करने के बाद जीक आखिरकार ध्यान देने लगता है और एडमिट करता है कि उसे याद है, उसे क्लियरली याद है कि इवैल्यूएशन टेस्ट, जो पैंक्रेशन के नाम से जाना जाता है, क्या होता है। पैंक्रेशन को समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। सब एक ट्रेनिंग सिस्टम से गुजरते हैं जिसे द क्रेडल कहते हैं। यह ट्रेनिंग 7 साल की उम्र से शुरू होती है और 5 साल तक चलती है। हर साल इंस्ट्रक्टर्स आने वाले हर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करते हैं, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट के थ्रू। स्पेसिफिकली पैंक्रेशन एक नो होल्ड्स बार्ड कॉम्बैट है जिसमें कोई रूल्स नहीं होते। ओपोनेंट्स टिपिकली इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स अपने एडवर्सरीज खुद चूज़ कर सकते हैं अगर दोनों पार्टीज अग्री करें। क्योंकि कोई रूल्स नहीं होते, इंजरीज कॉमन होते हैं और कभी कभी स्टूडेंट्स जिंदा भी नहीं बचते। लेकिन क्योंकि यह कंपटीशन डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स एकेडमी में किस क्लास में प्लेस होंगे, बच्चों को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ना पड़ता है। पैंक्रेशन का दिन आखिरकार आ जाता है और स्टूडेंट्स एम्फी थिएटर में इकट्ठे होते हैं। सबके बीच में इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है और सबको याद दिलाता है कि आज पैंक्रेशन का दिन है। यह उनके इवैल्यूएशन का फाइनल पार्ट है। सभी स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर की बात को ध्यान से सुनते हैं और उनका एंथुजियाज्म देखकर इंस्ट्रक्टर भी खुश होता है। यह आदमी असल में हेड इंस्ट्रक्टर पानेम मार्क है और बिना किसी देरी के वह चीज़ें शुरू करने का फैसला करता है। क्राउड में स्टूडेंट्स जीक को उनके बीच खड़े हुए नोटिस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हंसी आती है कि जीक फिर से यहाँ है। उसकी पिछले साल की ह्यूमिलिएशन के बाद 2 स्टूडेंट्स के बीच ड्यूएल शुरू होता है और एक स्टूडेंट एरन ड्यूएल के शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। एक अपरकट से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। लेकिन जब दूसरे स्टूडेंट्स इस क्विक फाइट को फैसिनेटिंग समझते हैं, जीक बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। उसे याद है कि जब वह छोटा था तो ऐसे फाइट से डरता था, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ में जो उसने फेस किया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। जीक अपनी बारी का इंतज़ार करता है। एक और स्टूडेंट लियोन कॉनराड वेट कर रहा है कि वह जीक के साथ ड्यूएल करे। आखिरकार जीक की बारी आती है और उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। जब जीक अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ रहा होता है, लियोन जीक को पिछले साल की ह्यूमिलिएशन याद दिलाता है। बिल्कुल, जीक उसे भूला नहीं है। उसे क्लियरली याद है कि कैसे उसने लियोन से माफ़ी मांगी थी। वह मेमोरीज पेनफुल है, लेकिन अब वह पास्ट में है। लियोन हमेशा से जीके का ओपोनेंट रहा है और जीक उसे अच्छी तरह जानता है, कैसे वह एक डर्टी प्लेयर है और किस तरह के बेकार फैमिली से आता है। जीके के लिए एक काटने वाला कुत्ता भी लियोन से बेहतर है। अपनी पास्ट लाइफ में जीक कभी अपने 4 सौतेले भाई बहनों से नहीं मिला, लेकिन उसके कई कजन्स थे और उनमें से कई उसे बुली करने के लिए तैयार थे। अचानक लियोन जीक को फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे उसने उसे पिछले साल बर्बाद किया था। वह जीक से पूछता है कि क्या इतनी ह्यूमिलिएशन काफ़ी नहीं थी कि वह पैंक्रेशन में पार्टिसिपेट न करे। लियोन उसे बहुत बातें सुनाता है, लेकिन जीक क्यूकम्बर की तरह कूल रहता है और यह सब उसकी कंपोज्ड माइंड एबिलिटी की वजह से है। चाहे जीक काम है, लेकिन उसकी पेशेंस की भी एक लिमिट है। वह किसी को अपने बारे में बकवास करते हुए नहीं देख सकता। जीक का रिस्पॉन्स इस बास्टर्ड को और ट्रिगर करता है और इस बार लियोन जीक के सर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फूलिश मूव का रिजल्ट सिर्फ एक सॉलिड पंच है जो उसे दूर तक उड़ा देता है। यह ब्रूटल पंच जीक की क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल की वजह से पॉसिबल हुआ। यह एबिलिटी ओपोनेंट को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाती है और अगर अटैक फेल हो तो काउंटर का रिस्क होता है। खुशकिस्मती से जीक का पंच परफेक्ट लगा और काउंटर अटैक का कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वह बास्टर्ड अपने चेहरे को दबाते हुए दर्द से तड़प रहा है। जीक सोचता है कि उसका मकसद सिर्फ उसे नॉकआउट करना था, लेकिन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। इंस्ट्रक्टर तुरंत इंजर्ड ब्रैड की देखभाल करने आता है और जीक को डांट लगाता है कि उसने मैच शुरू होने से पहले ही अटैक क्यों किया। लेकिन जीक सोचता है कि जब वह ऑलरेडी अरीना में खड़े हैं तो किसी के कमांड का इंतज़ार क्यों करें। पहले स्ट्राइक करने वाले को एडवांटेज मिलता है, इसलिए उसने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। यह कहते वक्त उसकी किलर इंटेंट इतनी है कि इंस्ट्रक्टर भी कांपने लगता है। वहीं लियोन इंस्ट्रक्टर को अश्योर करता है कि सब फेयर है और बैटल शुरू करने को कहता है। अगर वह इस वक्त पीछे हटा तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। इंस्ट्रक्टर के सिग्नल मिलते ही लियोन तेजी से जीक की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी इस जल्दबाजी का रिजल्ट एक और पंच है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। हैरानी की बात है कि यह पंच बिल्कुल दर्द नहीं देता। लियोन पहले पंच का दर्द याद करके डर गया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह पंच बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा तो उसका फूलिश कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वह सोचता है कि अगर वह डिफेंसिव पोजीशन में रहे तो जीक उसके लिए कोई थ्रेट नहीं होगा। लियोन तुरंत नोटिस करता है कि जीक अपने लेफ्ट हैंड से काउंटर अटैक कर रहा है, इसलिए वह नीचे झुक जाता है। इस क्रिटिकल मोमेंट में वह जीक की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाता है और उसे पकड़कर ज़मीन पर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लियोन को इतनी तेज